गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं साक्षी शर्मा आपको DSSB PRT एग्ज़ाम की टीचिंग मेथडोलॉजी आज से करवाना शुरू करूँगी और आपको बिल्कुल एक एक लाइन जो आपके सिलेबस की है वो करवाई जाएगी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ना ही कोई मेरी अपनी बनाई हुई होगी, ना ही कुछ और। NIOS इग्नू के जो आपका सिलेबस है वहाँ से आपको मैं कंप्लीट आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी करवाऊंगी और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें साथ साथ मैं अंडरलाइन करवाती रहूंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें अंडरलाइन हो रही है, ये इस तरीके से अंडरलाइन मैं करवाऊंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, जो है हमारा वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु बिना सहारे के नहीं बैठ सकता, परंतु 4 महीने का बच्चा सहारा मिलने पर 1 मिनट तक बैठने के योग्य हो जाता है और 9 महीने तक के सभी छोटे बच्चे बिना सहारे के 10 मिनट तक और उससे भी अधिक देर तक बैठ सकते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान टॉडलर अवस्था में 1 से 3 वर्ष, टॉडलर अवस्था में बच्चा कितने वर्ष का होता है? 1 से 3 वर्ष का होता है। बच्चों में स्पष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं जब वे बढ़ते हैं और विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह हमें आश्चर्य कर देता है कि छोटे बच्चों में विकास तीव्र गति से कैसे होता है। इसके साथ अन्य प्रश्न उठता है कि क्या समान आयु के सभी बच्चों में समान परिवर्तन होते हैं? क्या हम वृद्धि और विकास के अनुमानित तरीकों को पहचान सकते हैं? वे कौन से कारक हैं जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? इस पाठ के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है और कौन से सिद्धांत उन्हें निर्देशित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी आप परिचित होंगे। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, ये बात हम जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तुरंत बैठना शुरू नहीं करते, वो धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों का, उनकी हड्डियों का विकास होता है, फिर वो बैठते हैं थोड़े मिनट के लिए और उसके बाद जब बच्चा 4 महीने का होता है तो 1 मिनट तक बैठ पाता है। फिर जब वो 9 महीने का होता है तो छोटा बच्चा 10 मिनट तक या उससे थोड़ी और देर तक बैठ सकता है। ठीक है, और टॉडलर अवस्था में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे से चलना शुरू कर देते हैं 1 साल की उम्र में, वरना 3 साल की उम्र तक तो हर बच्चा चलना शुरू कर देता है, चाहे वो अपनी माता की, अपने पिता की उंगली पकड़कर ही क्यों ना चलना शुरू करे। तो हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास बच्चे के अंदर होते रहते हैं, परंतु हमें वृद्धि और विकास को और गहराई से जानना होगा ताकि एग्जाम में जो छोटे से छोटा प्रश्न फेर बदल करके आएगा हम उसका सही जवाब दे सके। ठीक है, तो अब हम आगे उन सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जिनके आधार पर किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास को नापा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या समानता है, क्या संबंध है, कौन किसका भाग है, ये सब हम अपना आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के प्रतिफल। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप वृद्धि और विकास में अंतर करते हैं, विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करते हैं, बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व की व्याख्या करते हैं और बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित
करने वाले कारकों की पहचान करते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी वृद्धि और विकास के बीच के अंतर की, विकास के विभिन्न सिद्धांतों की, बच्चे के अंदर जो वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व है विकास के लिए, हम उसकी भी जानकारी पूरी ले लेंगे। और बच्चों के वृद्धि और विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं, हम उनका भी संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और देखना, जो इसमें प्रश्न आए हुए हैं उनके सभी उत्तर भी आप अपने आप दे दोगे। तो जो भी एक्सरसाइज इस चैप्टर की है, हम वो सारी सॉल्व करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि क्या है? सामान्यतः हम वृद्धि और विकास को एक पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तव में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में साथ साथ चलती है, अतः इसी कारण से हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम इन दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। वस्तुतः दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, सामान्यतः हम वृद्धि और विकास को एक समान मान लेते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी इंसान से वृद्धि और विकास के बारे में पूछोगे तो वो आपको दोनों का सेम ही मीनिंग बताएगा। जबकि आप साइकोलॉजी पढ़ चुके हो तो आपको पता चलेगा कि वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि तो विकास का एक हिस्सा है, विकास तो संपूर्ण है, वृद्धि सिर्फ उसका एक हिस्सा है जिसे आप देख सकते हो, माप सकते हो। ठीक है, वृद्धि को समझने के लिए नीचे दिए गए स्थान पर उन विशेषताओं को लिखिए जो यह स्पष्ट करती है कि बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है। जैसे कि पहला आप देखोगे, वृद्धि का कहा है कि बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, बच्चे एक कदम रखना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्वयं से चलना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्पष्टता से बात करना शुरू कर देते हैं, और बच्चे अपने सामान को स्वयं उठाकर रखना सीख जाते हैं। तो ये वृद्धि की, मान लीजिए, आपकी 5 तरीके हैं जो आपने घर में किसी बच्चे के अंदर या आस पड़ोस में किसी बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, आपने जो सूची तैयार की है वह सभी वृद्धि के संकेतक हैं। जितने भी हमने अभी बातें बताई हैं वो सभी बच्चे के अंदर वृद्धि को बताती है, क्योंकि सभी के सभी उसकी शारीरिक बनावट, मांसपेशियों के आधार पर, हाथ से काम करने के आधार पर डिपेंड है, और ये सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारी क्या है, वृद्धि के संकेतक हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। वृद्धि शरीर के परिमाण संबंधी परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि के मुख्य संकेतक हैं लंबाई या वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक ढांचे और अनुपात में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्धि मनुष्य के किस परिवर्तन को दर्शाती है, शरीर के परिवर्तन को दर्शाती है। और वृद्धि के मुख्य संकेतक क्या हैं? लंबाई, वजन में परिवर्तन, शारीरिक ढांचे में परिवर्तन और अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, विकास के सभी आयामों में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देखिए, जो विकास है मनुष्य का सतत रूप से लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है, परंतु वृद्धि शरीर से जुड़ी हुई है, तो वो अपने एक समय अंतराल तक ही रहती है, जहां आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हो। कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों की हाइट कुछ उम्र तक रहती है, यानी कि कोई बच्चा तो 16 साल की उम्र में ही हाइट पकड़ लेता है अपनी मैक्सिमम, कोई बच्चा 21 ईयर की ओल्ड में ही अपनी हाइट पूरी कवर कर लेता है, फिर उसके बाद हाइट बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये सब वृद्धि का परिवर्तन है। वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। आप अपने बच्चे की वृद्धि को माप सकते हो, क्योंकि जो उसके शरीर में परिवर्तन होगा वो आप बता दोगे कि अभी इसकी हाइट इतनी है, 1 महीने का है, 2 महीने में इतनी है, 4 महीने में इतनी है। ठीक है, ये आप देख करके अपना पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से आप बच्चे का वजन तौल करके भी उसके वजन का अनुमान बता सकते हो कि बच्चे में वृद्धि हो रही है उसके वजन में या नहीं हो रही है। तो आप अपनी आंखों से देख करके माप सकते हो। सभी बच्चों की वृद्धि परिवर्तनों के अनुक्रम, प्रकार और दिशा एक समान होती है। हालांकि एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग हो सकती है। अब देखिए, बिल्कुल एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग तो हो ही सकती है, क्योंकि अगर ये होता है कि एक बच्चा जल्दी वृद्धि कर जाए और दूसरा लेट वृद्धि करे, एक बच्चे की हाइट तो जल्दी बढ़ जाए और एक की थोड़ी लेट बढ़े, एक बच्चा 6 महीने का ही कदम रखना स्टार्ट कर दे और दूसरा बच्चा 1 साल का होकर के थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करे, पर विकास जरूर होगा। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके केसेस अलग होते हैं, उनमें क्योंकि अक्षमताएं पाई जाती हैं, क्योंकि वो पूरे सक्षम नहीं होते अपना कार्य करने में, तो वहां पर वृद्धि में परिवर्तन देखा जा सकता है। परंतु जो बच्चों के अंदर सामान्य बच्चे हैं उनके अंदर जो परिवर्तन है वो एक जैसा ही होता है। दर अलग अलग हो सकती है पर परिवर्तन एक जैसे ही होते हैं। कुछ परिस्थितियों में, खास तौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में, आप विभिन्न विकासात्मक आयामों में विचलन पाएंगे, यानी कि उनके अंदर थोड़ा आगे पीछे विकासात्मक आयाम होते रहते हैं। जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में वृद्धि तेजी से होती है। कब मनुष्य के अंदर वृद्धि तेजी से होती है? शुरुआती 2 वर्षों में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के एक सुपोषित बच्चे की लंबाई में 50% तक की वृद्धि होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे में जिसे पूर्ण आहार पोषण युक्त मिलता है, कितनी वृद्धि होती है लंबाई में? उसकी 50% तक की वृद्धि होती है। यद्यपि शरीर के सभी अंगों की वृद्धि की दर समान नहीं होती। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है। वृद्धि की दर किशोरावस्था तक धीमी गति से होती है और तरुणावस्था में वृद्धि तेज होती है। किस अवस्था में वृद्धि तेज हो जाती है? तरुणावस्था में। और किस अवस्था में धीमी हो जाती है? किशोरावस्था में। तरुणाई में लंबाई एवं वजन में तेजी से वृद्धि होती है। जो बच्चे की तरुणावस्था है उसमें लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका एक स्वस्थ बच्चे के जन्म से 8 वर्षों की लंबाई और वजन में वृद्धि के नमूने को दर्शाती है। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म के समय उसका वजन 3.3 किलोग्राम होता है और लंबाई 50.5 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 3 माह का होता है तो बच्चे का वजन 6 किलोग्राम होता है और लंबाई 61.1 सेंटीमीटर होती है। 6 माह का जब बच्चा होता है तो उसका वजन 7.8 किलोग्राम होता है और लंबाई 67.8 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 9 माह का होता है तो उसका वजन 9.2 किलोग्राम होता है और लंबाई 72.3 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसका वजन 10.2 किलोग्राम होता है और जब उसकी लंबाई 76.1 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसका वजन 12.3 किलोग्राम होता है
और उसकी लंबाई 85.6 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसका वजन 14.6 kg होता है और उसकी लंबाई 94.9 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसका वजन 16.7 किलोग्राम होता है और हाइट 102.9 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसका वजन 18.7 किलोग्राम और हाइट 109.9 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका वजन 20.7 किलोग्राम होता है और हाइट 116.1 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तो उसका वजन 22.9 किलोग्राम होता है और उसकी हाइट 121.7 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तो उसका वजन 25.3 किलोग्राम होता है और उसकी हाइट 127 सेंटीमीटर होती है। ये जो तालिका बनी हुई है ये ICMR ने 1990 में दी थी। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस ने इसे दिया था। शारीरिक वृद्धि को निश्चित अंतरालों पर लंबाई और वजन में बढ़ोतरी से मापा जाता है। जो बच्चे के अंदर शारीरिक परिवर्तन होता है उसे निश्चित अंतरालों में जो बच्चे की लंबाई और वजन में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उसके द्वारा मापा जाता है। अगर वृद्धि हो रही है तो यानी कि बच्चे का शारीरिक वृद्धि हो रही है, वरना नहीं हो रही है। एक नवजात शिशु की लंबाई 47 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है। तो क्वेश्चन क्या बना कि एक नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 47 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है। नवजात शिशु का वजन 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। यानी कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष वजन में बढ़ोतरी 2.0 से 2.5 किलोग्राम तक होती है। शैशवावस्था तथा टॉडलर अवस्था यानी कि 1 से 3 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भारी और लंबे होते हैं। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से अधिक भारी और लंबे होते हैं। नियमित रूप से लंबाई और वजन दोनों में बढ़ोतरी शारीरिक वृद्धि का एक अच्छा संकेतक है। लंबाई और वजन का चार्ट बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को आंकने का अच्छा तरीका है। हम किस माध्यम से बच्चों की लंबाई और वजन को माप सकते हैं या हम किस माध्यम से बच्चों के शारीरिक विकास को आंक सकते हैं? तो वो क्या है? चार्ट के द्वारा हम बच्चों के शारीरिक विकास को नाप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे में कितनी वृद्धि हो रही है और कितना वो अपने शरीर का प्रयोग अच्छे से कर पा रहा है। बच्चों के लिए विशेषकर ऐसे बच्चे जो बार बार बीमार हो जाते हैं के लिए वृद्धि चार्ट अवश्य रखना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि का निरीक्षण किया जा सके। लंबाई एवं वजन में बढ़ोतरी के साथ साथ बच्चों के शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन
आता है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु का सिर अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में बड़ा दिखता है। सिर का ऊपरी भाग बहुत बड़ा दिखाई देता है और चेहरा छोटा। धीरे धीरे शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होने से सिर उतना बड़ा नहीं दिखता। हालांकि शैशवावस्था से टॉडलर अवस्था तक निचला हिस्सा सदैव ही छोटा तथा कम विकसित होता है। जन्म के पश्चात अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में सिर की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर उसके शरीर के बाकी अंगों से बड़ा दिखता है, अपेक्षाकृत बड़ा दिखता है। और धीरे धीरे जब बच्चा वृद्धि को प्राप्त होता है तो उसके नीचे के अंग जो हैं वो भी अच्छे से विकसित होने लग जाते हैं और फिर हमें देखते हैं कि बच्चे का जो सिर है वो हमें इतना बड़ा दिखाई नहीं देता है, वो फिर हमें शरीर के समानांतर ही दिखाई देना शुरू होता है। तो ये किस वजह से है? ये इस वजह से होता है कि बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होता है तो पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर उसके नीचे के अंग बनने शुरू होते हैं। इसीलिए पहले बच्चे का सिर जब वो पैदा होता है हमें बड़ा दिखता है और शरीर के बाकी के अंग हमें अपेक्षाकृत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। 2 साल की आयु में सिर का आकार बच्चे की लंबाई का 1/4 हो जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चे के सिर का आकार बाकी लंबाई का कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में वृद्धि 90% तक पूरी हो जाती है। बच्चे की 3 वर्ष की आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है? 90%। हालांकि मस्तिष्क का क्रियात्मक विकास किशोरावस्था तक होता रहता है, यानी कि बच्चों का जो मस्तिष्क है क्रियात्मक रूप से कार्य किशोरावस्था तक करता रहता है। टॉडलर अवस्था में प्रथम वर्ष की तुलना में यानी कि 1 से 3 वर्ष की उम्र में प्रथम वर्ष की तुलना में धड़, टांगे, हाथ, पैर तीव्र गति से बढ़ते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बाहें उसकी टांगों की अनुपात में बड़ी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माता के गर्भ में पहले सिर का विकास होता है, फिर नीचे के अंगों का विकास होना शुरू होता है, इसलिए उसकी बाहें टांगों से अनुपात में बड़ी दिखती हैं। जन्म के समय टांगे छोटी होती हैं और एक दूसरे के समक्ष घूमी हुई होती है। हमने देखा होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है देखते हैं हम सब तो उसकी टांगे ऐसे गोल घूमी हुई होती हैं, दोनों तरफ आपस की तरफ ऐसे घूमी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी माता के गर्भ में बिल्कुल सुकड़ करके रहता है तो उसे उसी चीज की आदत हो जाती है, उसकी टांगे घूमी हुई होती है अपनी माता के गर्भ में। तो धीरे धीरे जब वो वातावरण के कांटेक्ट में आता है तब उसकी मांसपेशियां खुलती हैं और उसकी टांगे सीधी होना शुरू होती हैं। शुरू में टांगे घूमी हुई होती हैं, जैसे जैसे वे लंबाई में बढ़ती जाती हैं वे सीधी होती जाती हैं। जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में एक शिशु की लंबाई जन्म से लगभग 40% से 60 से 75% क्रमशः बढ़ जाती है। ठीक है। इस वर्ष के परिणाम स्वरूप बच्चे का शरीर प्रथम वर्ष की अपेक्षा अधिक संतुलित और अनुपातिक दिखता है। यह बच्चों को एक बेहतर संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। वृद्धि का यह तरीका लड़कियों एवं लड़कों में समान रहता है, परंतु सामान्य रूप से लड़कियां आकार में लड़कों से थोड़ी छोटी होती हैं। जो स्पेशल केसेस हैं ये उनकी बात नहीं है, जो सामान्य रूप से बात कही गई है उनकी बात है कि लड़कियां लड़कों से थोड़ी कम रहती हैं इसमें हाइट में। तो आइए
अब जानते हैं कि विकास क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने वृद्धि के बारे में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, आप उन सब के अपने नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी में, क्योंकि जो आपके खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स होंगे उनकी बात ही अलग होती है। मैं सारा आपको करवा रही हूँ, कोई भी लाइन नहीं छुड़वाऊंगी आपके सिलेबस की, क्योंकि ये 100 मार्क्स की आएगी। और अगर आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लेते हो तो ये अपने आप में ही एक गर्व की बात हो जाएगी और आप जॉब लग जाओगे। तो इसीलिए मैं इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस 100% करवाऊंगी, और जो आपके निशान होंगे वो मैं करवाऊंगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, ना ही कोई मेरे मनगढ़ंत नोट्स हैं और ना ही कुछ और। ये बुक है जिसकी पीडीएफ आपके सामने है और इसमें से आपको करवाया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके मैं अंडरलाइन लगवा रही हूँ। तो अब हम आगे अपना टॉपिक करेंगे, जो हमारा क्या है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास संपूर्ण होता है और वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। तो अब हम अपने उस संपूर्ण को पढ़ेंगे जिस पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जिस पर अध्ययन किया है। तो अब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, विकास शरीर, व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास ये एक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास एक क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, विकास को मापना कठिन है क्योंकि यह सभी परिवर्तन प्रकृति से गुणात्मक होते हैं। हम इसे नहीं माप सकते। इसका कारण है कि ये परिवर्तन प्रकृति से गुणात्मक होते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि शारीरिक वृद्धि को परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। हालांकि कुछ निश्चित परिवर्तन जैसे संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता को परिमाणात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या संज्ञानात्मक परिवर्तनों को मापा जा सकता है? नहीं, हम इन्हें नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक होते हैं। वास्तव में विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। इनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। अब हम अपने विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, विकास गुणात्मक होता है। हम संवेगात्मक सामाजिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को नहीं माप सकते क्योंकि इनकी प्रकृति गुणात्मक होती है, परंतु हम शारीरिक विकास को माप सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये परिमाणात्मक होते हैं। अब है विकास के सिद्धांत। तो देखिए, विकास के सिद्धांत क्या है हमारे। विकास एक सतत तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत और परिवर्तनशील प्रक्रिया है, पहला सिद्धांत। यानी कि अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो विकास लगातार चलता है और लगातार परिवर्तन करता रहता है। एक बच्चे अचानक से चलना शुरू कर देते हैं या कुछ कारणों से गुजर कर वे चलना सीखते हैं। आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि शैशवावस्था में जब बच्चा चलना सीखता है तो वह पहले रेंगना और सरकना सीखता है और फिर पकड़कर खड़ा होना, फिर बिना सहारे के खड़ा होना, अंततः वह चलना सीख जाता है। तो बच्चा शुरू में तो चलता नहीं है, वो शुरू में रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, फिर वो सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर वो बिना सहारे के खड़ा होना सीखता है और उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। यह बिंदु इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विकास परिवर्तन को प्रत्येक चरण में शामिल करता है तथा निरंतर चलता है। विकास जो है परिवर्तन को प्रत्येक चरण में शामिल करता है और निरंतर चलता है। दिन प्रतिदिन
की गतिविधियों में हम इन परिवर्तनों को कभी ध्यान देते हैं और कभी ध्यान नहीं देते हैं, परंतु शरीर तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो लगातार होने वाले विकास के संकेतक है, चलते रहते हैं। हम हमारे बच्चों के अंदर जो शरीर में परिवर्तन आते हैं उन्हें देख सकते हैं, और जो भी व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, कई बार जो समझदारी की बातें करते हैं, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा विकास को प्राप्त हो रहा है। विकास की प्रक्रिया कभी तेज होती है और कभी धीरे, परंतु लगातार होती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विकासात्मक प्रक्रिया में न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि बच्चे के सामाजिक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर जो संपूर्ण विकास है, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी शरीर में भी परिवर्तन हो, मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन हो, संज्ञानात्मक विकास भी हो, और बच्चे का सामाजिक विकास भी हो, बच्चे का संवेगात्मक इमोशन से जुड़ा हुआ विकास भी हो, तब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का सतत विकास हुआ है और उसका परिवर्तनशील जीवन चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, विकास अनुक्रमिक है। विकास के अपने अनुक्रम है, ये नहीं कि ये बिना किसी ढंग के बस चलता चला जाए, ये अपने ढंग बनाता है। अपने ढंग होते हैं इसके कि भाई सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास इस तरीके से चलता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है, या तथा लिखना सीखने से पहले आड़ी तिरछी लाइनें खींचना सीखता है। यह स्पष्ट करता है कि विकास का एक पैटर्न है जो क्रमबद्ध रूप में होता है। विकास कैसे होता है, क्रमबद्ध रूप में होता है। ठीक है, विकास ऐसे ही नहीं होता कि भाई हाँ किसी के अंदर ऐसे ही हो जाए, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसका अपना एक क्या होता है, पैटर्न होता है। सभी बच्चे विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए सामान्यतः एक जैसे कर्मों का ही अनुसरण करते हैं। देखिए ये चित्र आपको दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर पहले बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, अब ये थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, अब ये गुंडलियों के बल खड़ा हो रहा है, सहारा लेकर के भी खड़ा हो सकता है। अब ये थोड़ा खड़ा होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर अभी भी इस अवस्था में बच्चे के अंदर थोड़ा डर है, और यहाँ पर बच्चा पूरे आत्मविश्वास से स्वयं से खड़ा हो गया। तो ये प्रक्रिया जो है बच्चे के अंदर, ये वो क्या है बच्चे के अंदर, ये सारी प्रक्रिया ये बच्चे के अंदर दिखाती है कि वो स्वयं से विकास को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये विकास का क्रम था। क्रमिक विकास दो दिशाओं में होता है। पहला शरीर के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर, जिसे हम शिरःपदाभिमुख या सिफेलोपोडल कहते हैं, और लैटिन शब्द है जिसका मतलब है सिर से पांव। यह बताता है कि विकास बच्चों के सिर के क्षेत्र से पहले होता है, जो कि धड़ से होता हुआ अंत में टांगों तक पहुंचता है। यानी कि पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर बाजुओं का विकास होता है, फिर टांगों का विकास होता है। यह क्रम समझने में मदद करता है कि बच्चे अपने धड़ पर नियंत्रण से पहले क्यों वस्तुओं को देखना सीखते हैं, और वे खड़ा होने से पहले बैठना क्यों सीखते हैं। क्योंकि बच्चा जो है सिर से लेके पैर तक विकास को प्राप्त होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है सिफेलोपोडल नाम का विकास हुआ है, और बच्चे के अंदर सबसे पहले सिर का विकास है, फिर बाजुओं का विकास है, फिर उसकी टांगों का विकास है, यानी कि बाद में बच्चे के धड़ का विकास होना शुरू होता है। इसी बात से हमें यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है, वह कौन सा क्रम है
जो ये बताता है कि बच्चा पहले देखना शुरू करता है और बाद में बच्चा पहले देखना शुरू करता है और बाद में खड़ा होना शुरू करता है। ये है हमारा सिफेलोपोडल यानी कि शिरपदाभी मुख, और यह एक लैटिन का शब्द है। ठीक है, वह कौन सा विकास है जो हमें ये बताता है कि बच्चा पहले बैठता है और फिर खड़ा होता है? कौन सा? सिफेलोपोडल। तो ये हमारे दो विकास है, शिरपदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर, और दूसरा है समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये विकास हमें बताता है कि बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि पहले बच्चे का बीच का धड़, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी शुरू होती है, फिर बच्चे की बाजू मजबूत होनी शुरू होती है, फिर बच्चे के आगे के हाथ मजबूत होने शुरू होते हैं, और फिर बच्चे की उंगलियां शुरू होती है मजबूत होनी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब चीज पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ढंग से रखा भी नहीं जाता और वो सीधा अपना हाथ ऐसे मारता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, चाहे उसका वो सामान इधर उधर गिरी क्यों ना जाए, लेकिन वो सीधा हाथ मारेगा क्योंकि बच्चे के उंगलियों का विकास नहीं हो पाया है, बच्चे की बाजुओं का विकास ही अच्छे से हो पाया है। जब बच्चे की उंगलियों का विकास होता है तो वो जैसे मैं पेन पकड़ रही हूँ वो ऐसे पेंसिल चम्मच वगैरह पकड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो तथ्य है कि पहले बच्चे की भुजाओं का विकास होता है फिर बच्चे की उंगलियों का विकास होता है, ये कौन से क्रम के अंतर्गत आता है? ये बच्चे के प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दूराभिमुख में आता है। इस क्रम के द्वारा ही बच्चे के अंदर जो है चीजों को पकड़ने की ताकत या क्षमता विकसित होती है। ठीक है, चलिए अब हम अपना आगे करेंगे। विकास केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी अंगों की ओर होता है जो पास से दूर के क्रम को बताता है। यह विकास समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी कि पास से दूर। ठीक है, भ्रूण में मूलभूत निचले अंगों के आविर्भाव से पूर्व, वही बात आई है जो मैंने बताई है कि जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में भ्रूणावस्था में होता है तो पहले उसका सिर विकसित होता है, बाद में उसके नीचे के अंग विकसित होते हैं। मूलभूत निचले अंगों के आविर्भाव से पूर्व सिर एवं धड़ भली भांति विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार बाहों के अवयव हाथों और अंगुलियों के रूप में विकसित हो जाते हैं, यानी कि पहले बाहें बनेगी फिर हाथ बनेंगे और फिर अंगुलियां बनेंगी। यही कारण है कि बच्चे अपने हाथों से पहले अपने बाहों का उपयोग करना सीखते हैं। वो एकदम हाथ ऐसे मारता है ना बच्चा, तो वो उसके किस विकास को दर्शाता है? समीप दूरस्थ दूराभिमुख विकास को दर्शाता है। अंगुलियों पर उनका नियंत्रण उसके बाद में आता है। पहले बच्चों में कौन सा परिवर्तन आता है? पहले बच्चों में जो है अपने बाहें चलती हैं, फिर हाथ चलते हैं और फिर उनकी अंगुलियां चलती हैं। शारीरिक और गत्यात्मक विकास को छोड़कर, शारीरिक और गत्यात्मक विकास को छोड़कर, यानी कि शरीर यानी कि लंबाई और वजन में परिवर्तन, गत्यात्मक यानी कि चलना दौड़ना उठना बैठना, आकार या अनुक्रम व पूर्वानुमान अन्य विकासों में भी लगाया जा सकता है। उत्तर है हाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बौद्धिक कार्यों को करने के लिए विकास का एक पूर्वानुमानित तरीका है। बच्चों की सोच पहले मूर्त होती है जो कि वातावरण में उपलब्ध होती है पर बनती है, बाद में वे अमूर्त चिंतन करते हैं। बच्चों की सोच जो है पहले मूर्त होती है, पहले वो अपने सामने रखी हुई चीजों पर अपने मन में विचार बनाते हैं और उसके बाद वो कैसे अमूर्त विचारों पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो विकास बच्चों के अंदर कहाँ से होता है? मूर्त से अमूर्त में होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, जानकारी इकट्ठा करता है और फिर वो स्वयं से जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सोचना शुरू कर देता है। अतः छोटे बच्चों को विभिन्न संपत्तियां पढ़ाते समय हम मूर्त वस्तुओं चित्रों से ही शुरुआत करते हैं। छोटे बच्चों की शुरुआत
किससे की जाती है? छोटे बच्चों की शुरुआत जो है हम विभिन्न चित्रों से करते हैं। यानी कि किस माध्यम के द्वारा बच्चों को शिक्षित करना चाहिए? जो छोटे हों उन्हें मूर्त चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम करके सीखने पर जोड़ तोड़ वाली गतिविधियां, ड्रामा या कई अन्य विविध प्रकार की गतिविधियों पर जोर देते हैं। यानी कि छोटे बच्चों को अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ड्रामा किस अवस्था के बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करता है? ड्रामा मुख्य रूप से शैशवावस्था के बच्चों में ज्ञान की वृद्धि करता है। ठीक है, और जोड़ तोड़ की गतिविधियों के द्वारा भी हम शैशवावस्था के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाद में अमूर्त संपर्क या परिचित होते हैं। इसी प्रकार विकास के अन्य आयाम भी एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सामान्य अनुक्रम सभी बच्चों में स्वाभाविक है, परंतु विभिन्न कारणों से कुछ बच्चों के विकास के कुछ पक्ष प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा माता के गर्भ में है और माता का एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार बच्चे के गर्भ पर असर पड़ता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर बहुत सी कमियां पैदा हो जाती है। या मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है, सीढ़ियों से गिर गया है और सिर में चोट आ गई है, तो मानसिक रूप से बच्चा जो है पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। हाथ पैर में चोट आ गई और खराब हो गए तो बच्चा अपंग हो जाता है। इन बातों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। जो विशेष परिस्थितियां विभिन्न कारणों वाली, उन्हें जब हम एक तरफ हटा दें तो बच्चे इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा, इन्हीं कर्मों के द्वारा विकास को प्राप्त होते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। विकास में क्या होता है? विकास से बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है और बच्चा धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। आपने यह अवलोकन किया होगा कि सामान्य तौर पर बच्चे 6 महीने में बैठना सीख जाते हैं। बच्चे कब बैठना सीख जाते हैं? बच्चे 6 महीने की उम्र में बैठना सीख जाते हैं। और बच्चा पहला कदम बच्चा कब खड़ा होता है? बच्चा 8 से 9 महीने की उम्र में जो है खड़ा होना शुरू होता है। और पहला कदम बच्चा 9 से 12 महीने में रखता है और अच्छे से चलना बच्चा 13 से 15 महीने में शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बन गए। सभी बच्चों में बैठने, खड़े होने तथा चलने फिरने की क्षमता होती है, परंतु वे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने पर ही किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। परिपक्वता उन सभी विशेषताओं तथा सामर्थ्य को प्रकट करती है जो आनुवांशिक रूप से मिलती है। यानी कि मैच्योरिटी उन सभी क्षमताओं को बताती है जो बच्चे को आनुवांशिक रूप से मिलती है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से हमारी कुछ क्षमताएं जैसे चलना, बोलना और ज्ञानार्जन, जैसे कि देखा होगा मैक्सिमम तौर पर अगर किसी बच्चे में उसके जो पिता हैं वो जल्दी जल्दी बातें करते हैं तो बच्चा भी जल्दी जल्दी बोलने वाला होता है। अगर माता पिता दोनों ही इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही पैदा होता है। तो ये सब अवस्थाएं जो हैं हमें बताती हैं कि बच्चे परिपक्वता के आधार पर अपने सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। हमें अंदर ही ऐसी समय सारणी होती है जो हमारे अंदर ही, शरीर के अंदर ही ऐसी समय सारणी होती है जो हमारे शरीर व मस्तिष्क के परिपक्व होने पर हमें चलने बोलने के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी अवलोकन किया है कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? वे अनुकरण, प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। अब छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? छोटे बच्चे अनुकरण, प्रयास और भूल के द्वारा सीखते हैं। वातावरण के द्वारा अधिगम, जिसमें प्रयास तथा अभ्यास शामिल है, व्यवहार में बदलाव लाता है। जब वातावरण भी साथ में जुड़ जाता है तो उस अधिगम में जब बच्चा प्रयास और अभ्यास करता है तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो उसके जीवन के लिए लाभकारी होते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े होते हैं।
क्या परिपक्वता और अधिगम आपस में जुड़े होते हैं और क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? हाँ जी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिन बच्चों में परिपक्वता नहीं आ पाती तो वो अधिगम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे के दिमाग पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाया है तो वो कैसे अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा? कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्राइमरी की एजुकेशन भी प्राप्त नहीं कर पाते और कई बच्चों का मानसिक स्तर तो इतना अपरिपक्व होता है कि उन्हें स्पेशल बच्चों में रख दिया जाता है कि जिनके अंदर मानसिक रूप से कमी होती है, स्वयं से चल भी नहीं पाते, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बच्चे अपनी आंतरिक अनुवांशिक समय सारणी बाह्य वातावरणीय प्रभाव के द्वारा विकसित होते हैं। इस प्रकार विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? परिणाम है। तो विकास के अंदर क्या क्या आता है? परिपक्वता भी और अधिगम भी आता है। विकास किसका परिणाम है? विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। अब आगे है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम विकास के अंदर देखते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में विकास के विभिन्न आयामों की कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। इन्हें विकासात्मक पड़ाव कहते हैं। विकासात्मक पड़ावों की आयु सीमा के अंदर अधिकांश शिशु तथा टॉडलर अपने कौशलों को प्राप्त कर लेते हैं। विकासात्मक पड़ाव जब आते हैं तो बच्चा अपनी शिशु या टॉडलर अवस्था में ही कौशलों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। तो कोई भी बच्चे समान नहीं होते दो आपस में, हर एक बच्चा क्या है? अनोखा है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू करे और दूसरा बोलने में अधिक समय ले। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि विकास का कर्व पूरी तरह से एक समान पूर्व अनुमानित तथा सभी बच्चों के लिए सामान्य होता है, फिर भी विकासात्मक प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, कोई जल्दी सीखता है तो कोई देरी से सीखता है। बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है। बच्चा कैसे विकसित होता है? समग्र रूप से विकसित होता है। हम एक विकसित बच्चा किसे कहेंगे? जिसके अंदर सभी प्रकार के विकास हो, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, संज्ञानात्मक भी। इसीलिए हम कहेंगे कि बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है। विकास के विभिन्न पक्ष आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तभी बच्चा एक समान या बराबर रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। अब हर एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से क्या है? प्रभावित है। ठीक है, हर एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से क्या है? प्रभावित है। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर अपना प्रभाव डालता है। विकास के एक पक्ष में कोई समस्या अन्य पक्षों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो कि बार बार बीमार होता है या उसका गत्यात्मक विकास देर से होता है, परिणाम स्वरूप वह शारीरिक गतिविधियों में दूसरे बच्चों के साथ भाग नहीं ले पाता और दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। और यह विकास के अन्य सभी आयामों सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक को भी प्रभावित करता है। यह प्रभाव कई बार बहुत सी गहरी और स्थायी होता है और कई बार बहुत ही मामूली और कुछ समय के लिए होता है। देखिए, बच्चे के अंदर विकास समग्र रूप से होता है। अगर बच्चे का एक विकास अच्छे से नहीं होता तो दूसरे पर प्रभाव डालता है। जैसे कि यदि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो यानी कि वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो स्कूल में नहीं जा पाएगा और वो दूसरे बच्चों की तरह करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पाएगा, खेल कूद में अच्छे से पार्ट नहीं ले पाएगा। तो हम क्या कहेंगे
कि भाई बच्चे के अंदर विकास में सही परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बच्चे का जो है समग्र रूप से विकास होता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए विकास के बारे में पढ़ा कि विकास शारीरिक भी है, वृद्धि को शामिल करता है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, सामाजिक भी है, और इसके सिद्धांत हमने पढ़े। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये विशेष अनुक्रम में होता है, बच्चे का विकास समग्र होता है, बच्चे के अंदर जो है वो सिफेलोपोडल विकास होता है, सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। पहले बच्चे की बाहों का विकास होता है, फिर बच्चे के हाथ का, फिर उंगलियों का विकास होता है, पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, बाद में अनेक जो नीचे के अंग हैं उनका विकास होता है। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो उसके जो प्रश्न बनते हैं अब हम उनका जवाब देंगे। देखिए, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास एक समग्र प्रक्रिया है, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक विकास भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, संवेगात्मक भी है, गत्यात्मक भी है, विकास शामिल है। ये जीवन के सभी विकासों को अपने अंदर समाहित करता है। ये परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य है। यह समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनोखा है। ये एक असत्य कथन है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चा अनोखा है। कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास परिपक्वता और वृद्धि का परिणाम है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। देखिए ऊपर मैंने लगाया हुआ है निशान, विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, और वहां क्या लिखा हुआ है कि विकास परिपक्वता और वृद्धि का परिणाम है। तो इसीलिए ये कथन भी असत्य हुआ। बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है, अवश्य ये सत्य कथन है। बच्चा समग्र रूप से ही विकसित होता है। बच्चे के एक पक्ष की कोई समस्या दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करती है, अवश्य ये कथन भी सत्य है। बच्चे की एक पक्ष की समस्या दूसरे पक्ष को अवश्य प्रभावित करती है। अगर बच्चा बीमार रहता है, शारीरिक विकास नहीं होता, तो वो स्कूल में नहीं जा पाएगा और उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास एक क्या है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो ये कथन भी क्या हुआ, सत्य हुआ। क और ख असत्य हैं, नीचे के तीनों जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। कल हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी, कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए।